हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन देखा था और सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके साथ साथ हमने और भी डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन देखे थे कि कैसे हम उन सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेन जो उसमें पार्ट था वो सब्स्टिट्यूशन था कि कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है और कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हमें यही चीज़ें यूज करनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जितना कुछ हमने पढ़ा है अभी तक उसी बेस्ड पे कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि कैसे हमें क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ठीक है, इसमें बस ये है कि अगर एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो अगर वैसी चीज़ें फिर से रिपीट होती है तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, है ना, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, है ना। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी, है ना, कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जनरली जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, साइन कॉस का फंक्शन होता है ना। तो उसी को हम एक स्पेशल कैटेगरी में डाल रहे हैं कि अगर हमारे पास, है ना, अगर मान लो कि हमारे पास साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन का टर्म हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो इसको हमें कैसे इंटीग्रेट करना है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला जो फॉर्मूला था, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में है तो इसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम इसे, वो एक मेथड हमारे पास ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर हम इसी को एक दूसरे तरीके से सोचें, है ना, तो इसको हम इसलिए स्पेशल कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो अगर पावर 1 होती है तो हम आइडेंटिटी में जा सकते हैं, है ना, इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये मेथड हमारे पास ऑलरेडी है। हम एक दूसरा मेथड देखना चाह रहे हैं। अब मान लो कि इसमें यहाँ पे एक स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होता। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, है ना। तो अब ये मेथड जो है हमारे पास, ये मेथड अब काम नहीं आएगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसमें हमारे पास पावर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मेट में, है ना। तो अब हम इसमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे फिर उसको स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसी को हम दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक जनरलाइज फॉर्मेट में इसी चीज को लिखते हैं, है ना, कि अगर यही जनरलाइज फॉर्मेट में हो और ये किस फॉर्मेट का हो, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम हायर और लोअर पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हायर पावर की बात कर रहे हैं कि अगर m और n कोई हायर पावर के टर्म में हो, सिंगल पावर में हो तो वो हमें सॉल्व करना आता है ना, कर चुके हैं। लेकिन ये मेथड यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, 1 हो जाती है ना। तो इसी जनरलाइज फॉर्म का ये क्या है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो इसको हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, बस सिंपली हम ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो हमें क्या करना है ना। तो अब यहाँ पे हम पावर को फिर से ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे पावर m और n के टर्म में है ना, और इस इंटीग्रेशन को अगर हम i बोलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस 1 ले रहे हैं, व्हेन m इज ऑड एंड n इज इवन, है ना। तो ये एक स्पेशल केस है जब आपको ये चीज दिख रहा होगा कि ये जो पावर है हमारे पास, इसमें से अगर m ऑड होता है, यानी साइन की पावर अगर हमारे पास ऑड में होती है और कॉस की पावर हमारे पास अगर इवन में होती है ना, तो हमें क्या अप्लाई करना है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, इसी को अगर हम रिप्लेस कर दें एग्जाम्पल के थ्रू तो ये देखो ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो ये अगर हम m को हमें ऑड लेना है ना, तो हमने यहाँ पे
एक इंटीग्रेशन ले लिया, साइन की पावर 3 ले ली, है ना, और n को हमें इवन रखना है, तो यहाँ पे हम इसको cos स्क्वायर x ले रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ये सारे मेथड हर एक टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे जहां पे ये इस टाइप की ऑड इवन का एक कॉम्बिनेशन हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं वो चीज एक बार हम समझने का ट्राई करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस काफी लेंदी हो जाएगा, है ना, तो हम उस लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि साइन एक्स और जो कॉस एक्स होता है ना, तो जब भी किसी फंक्शन में साइन एक्स और कॉस एक्स एक साथ आए तो हमें एक बार ये जरूर सोचना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो एक दूसरे का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों होता है ना। तो अगर तुम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स में पहुंच जाओगे, है ना, और अगर हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स में पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान रखनी है ना, कि ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है डेरिवेटिव के टर्म्स में, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ये फंक्शन है हमारा, है ना, ये जो फंक्शन है साइन क्यूब एक्स वाला और ये कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि एक दूसरे में ये कन्वर्ट होने वाला है, तो अगर हम इसको t ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें साइन एक्स और एक्स dx में कन्वर्ट हो सकता है ना। आप याद करो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जब किया था हमने, तो वहां पे क्या किया था कि हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं, है ना। ये फॉर्म आपको याद होगा एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का। तो अगर एक फंक्शन हमें दिया हुआ उसका डेरिवेटिव भी अगर साथ में हमें मिल जाता है तो हमारा काम काफी इजी हो जाता है, नहीं है। तो हम इसको उसी पैटर्न में समझने का ट्राई कर रहे हैं, और ये चीज हमें कहाँ से समझ में आया कि cos x और sin x जो है वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें cos x को t सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, तो cos x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, और cos x जैसे ही t हुआ तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब इतना पार्ट आपको यहाँ से डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, कैसे हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ से कि ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे क्यूब है और हमें dx तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, लेकिन हमें sin x dx चाहिए। तो यहाँ से एक sin x इसके साथ अगर कंबाइन कर दे तो वो मिलके क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स डी टी। तो ये इंटीग्रेशन माइनस हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे डी टी लिख दिया। cos को हमने t लिया था तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक साइन इसके साथ जा चुका है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा है ना। और साइन स्क्वायर को हम, क्योंकि हमने कॉस को टी लिया है तो हम साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में लिख पाएंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को फिर से हम टी पुट कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। और अब देखो जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एलजेब्रा वाले पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि काफी इजी था हमारे लिए। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर डी टी माइनस टी की पावर 4 डी टी, है ना। और अब ये इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, तो ये इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टी क्यूब बाय 3 प्लस माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 बाय 5, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, है ना। आपको याद होगा एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। और लेकिन हमें आंसर टी के टर्म में नहीं करना है, किसके टर्म में करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में ही करना है। तो टी को हम फिर से कॉस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होल क्यूब बाय 3 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी, है ना। तो ये चीज देखो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना इजी हो गया। हमने ट्रिगोनोमेट्री से अलजेब्रा में हम मूव कर गए, क्योंकि यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना टफ था अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते तो हमने इसको इस वाले पार्ट में
अलजेब्रा में इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया, है ना। तो अब इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास m ऑड हो और n इवन हो, है ना, तो हमें किस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, जो इवन वाला पार्ट हो, है ना, क्योंकि ऑड वाले पार्ट से हमेशा एक पार्ट तुम बाहर निकाल पाओगे। तो यहां पे हमें कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट द इवन पावर टर्म। ठीक है, तो जब भी m ऑड हो और n इवन हो, तो जो इवन वाला पार्ट है हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना था। अगर तुम ऑड वाले पार्ट को t सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, है ना, एक बार ट्राई करके देखना खुद से कि अगर हम sin x को t लेते हैं तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं, है ना, या उसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना। तो वो काफी लेंदी हो जाएगा और टफ भी हो जाता है, हो सकता है कि वो सॉल्व भी नहीं हो। ठीक है, वैसे ही अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस 2, जब when n is odd and m is even, है ना, जस्ट हमने प्रीवियस वाले पार्ट को रिवर्स कर दिया। और यहाँ पे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करें, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, बस प्रीवियस क्वेश्चन में हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अब ये समझ में आ रहा होगा आपको, अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। किसे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर से वही करेंगे, साइन एक्स को टी लेंगे तो यहां से हम एक पार्ट निकाल के सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, लेकिन कॉस एक्स को टी लोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूट द इवन पावर टर्म। तो यहाँ पे भी हम इवन पावर टर्म वाले को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, और साइन एक्स को जब टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क के टर्म में कि आप ये इसको ट्राई करके देखो कि ये क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, केस 3 में। ठीक है, तो केस 3 में क्या होगा कि जब हमारे पास दोनों टर्म ऑड होंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो अभी हमने देखा कि एक ऑड था और एक इवन था। अब अगर हमारे पास n भी ऑड है और m भी ऑड है, तो हम क्या करेंगे, है ना। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, तो अगर हमारे पास ये टर्म होता, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने प्रीवियस वाले में देखा कि एक ऑड था और एक इवन था, तो हम हमेशा इवन वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करके आंसर सॉल्व कर पा देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑड है ना। तो जब दोनों ऑड हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूट एनी टर्म, है ना। मतलब यहाँ पे हम साइन एक्स को भी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप साइन एक्स को भी टी ले सकते हो और cos x को भी t ले सकते हो, और ये दोनों तरीके से जब सॉल्व करोगे तो दोनों तरीके से तुम्हारा ये इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क में, आप इस क्वेश्चन को भी फिर से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम केस 4 पे, है ना। और केस 4 में आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या लेने वाले हैं, जब n इवन हो और m भी इवन हो, है ना। और अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो और कॉस स्क्वायर एक्स हो, ठीक है, तो जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया था, है ना। तो उस टाइप का कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं कर पाता है। तो इस वाले पार्ट में हमें क्या यूज करना पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला पार्ट यहाँ पे तुम्हें हमेशा यूज करना पड़ेगा जब भी दोनों पावर इवन के टर्म में हो, है ना। तो एक बार इस पार्ट को आप ध्यान से देखो
कि हमने कैसे कैसे यूज किया है ना। बस हमें ये ध्यान देना है कि जब भी साइन और कॉस एक साथ आपस में आ रहे हो तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमने इसी बात को ध्यान में रख के अलग अलग केसेस बनाए, जब उसकी पावर दोनों ऑड हो दोनों इवन हो, एक ऑड एक इवन हो, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम इसको एक नोट बना के लिख लेते हैं ताकि ये चीज हमारे पास ध्यान में रहे, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास। और इस इंटीग्रेशन में हमने दो तीन केसेस फॉर्म किए थे। केस 1, m इज ऑड n इज इवन। सेकेंड, m इज इवन n इज ऑड। बस इसको हम एक जगह पे लिख ले रहे हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ एक बार ध्यान रहे कि इन सब चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एक साथ दोनों टर्म हो, है ना। तो ये चीज़ खोजने का ट्राई करो, अगर ये पैटर्न दिख जाता है तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। m इज इवन एंड n इज इवन। तो ये चार केसेस में हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस वाले पार्ट में हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस दोनों पार्ट में देखो दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो ये दोनों पार्ट में हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट दी इवन टर्म और इवन पावर टर्म, है ना। तो यहाँ पे हम पावर लिख लेते हैं, इवन पावर टर्म। इस वाले में किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जब दोनों ऑड हो तो सब्स्टिट्यूट एनी टर्म। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन कॉस दोनों में से किसी को सब्स्टिट्यूट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इस वाले पार्ट में कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था, है ना। तो ये इसको हमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब आप करोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, है ना, कि हम ये चीज़ कैसे यूज कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। और ये m और n फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पावर है, कितनी भी पावर हो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो जब भी आपके पास दोनों इवन होगा m और n, तो आपके पास हायर पावर ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर पावर होगी इवन में क्वेश्चन करना उतना ही टफ होगा, है ना। लेकिन इस 3 केसेस में वो कितनी भी पावर दे सकता है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू आप इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करना। 101x cos x dx, ठीक है, cos की पावर 500x sin x dx। क्वेश्चन 3, cos की पावर 5x sin की पावर 7x, है ना। और cos की पावर 20x sin की पावर 13x, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना कि कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस इसमें यही सारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, जब भी साइन कॉस का टर्म एक साथ मल्टीप्लिकेशन में आए तो हमें बस ये प्रीवियस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये एक पार्ट था प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, कि जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं और कहाँ पे हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो बस ये पॉइंट्स आप ध्यान रखो, बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, ठीक है। तो अब हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन इस फॉर्मेट का है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा, है ना। तो अब देखो कि अगर ये चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन एक्स प्लस एल्फा का फॉर्मेट है
और ऊपर में साइन एक्स है और ये डिवीजन के फॉर्मेट में है ना। तो ये डिवीजन सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो फिर से हमें उसी अप्रोच पे जाना है कि हम डिवीजन को किसी भी तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर सकें। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक किया था वैसे ही हम ट्राई करेंगे कि ये वाला पार्ट भी किसी तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो x प्लस एल्फा का टर्म है और अगर हम साइन x प्लस एल्फा को ब्रेक करें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एल्फा। एल्फा यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एल्फा, है ना। तो ये फॉर्मूला आता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को ब्रेक भी करना चाहे तो ये और एक बड़ा टर्म बन जाएगा, है ना। और इस बड़े टर्म को इस छोटे टर्म से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारा एम ये होगा कि नीचे डिनोमिनेटर के टर्म को हम जितना छोटा रखें उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है हमें कि डिनोमिनेटर को हमें हमेशा क्या रखना है, स्मॉल ही रखना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपके लिए जितना स्मॉल होगा क्वेश्चन करना उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमें स्मॉल होना चाहिए। तो अगर ये टर्म ऊपर होता तो हम एक्सपेंड करके डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो अब हमारे पास एक अप्रोच ये समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर को हमें स्मॉल करना है। तो यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को अगर, तो यही वाला पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, एक्स प्लस एल्फा का पार्ट। तो अगर हम एक्स प्लस एल्फा को ही टी सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि एक्स प्लस एल्फा को ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे एक बड़ा टर्म बनेगा। तो इसी को अगर हम एक सब्स्टिट्यूट कर दें टी में, है ना, तो डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी टी के इक्वल, है ना। और अब देखो यहां से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, साइन टी। एक सिंगल टर्म आ गया जो कि हमारा ये वाला पार्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी है। dx के जगह पे हम dt लिख पाएंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल अब t के टर्म में। लेकिन यहाँ पे x को हम क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, t माइनस एल्फा। और ऊपर में अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला टर्म को अगर हम एक्सपेंड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम एक्सपेंड करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो स्मॉल होना चाहिए हमारा। तो नीचे वाला हमारा स्मॉल हो चुका है। अब ऊपर वाले टर्म को ब्रेक कर दो तो ये क्या बन जाएगा, साइन टी कॉस एल्फा माइनस कॉस टी साइन एल्फा और डिनोमिनेटर में साइन टी का टर्म है, ठीक है। और अब हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये साइन टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉस एल्फा डी टी माइनस ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉट टी, है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि ये कॉट फंक्शन है और टी है इनटू साइन एल्फा डी टी। कॉस एल्फा कांस्टेंट है जिससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉस एल्फा बाहर आ गया और ये डी टी माइनस यहाँ पे साइन एल्फा कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रेशन भी आपको पता है, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, और कॉट का इंटीग्रेशन भी आपको पता है ना। लिस्ट में हमारे पास ये वाला टर्म भी था, है ना। तो ये वाला ये सब कुछ आप इसको सॉल्व कर पाओगे। पहले वाले क्लास में हमने कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन लिस्ट में ऐड करने के लिए बोला था, है ना। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व यहाँ से आगे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास ऊपर में कॉस एल्फा हो, कॉस एक्स हो, ठीक है, और नीचे में मान लो फिर से हमने साइन एक्स प्लस एल्फा ही ले लिया। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एल्फा हमारे लिए कांस्टेंट है। फिर से एक्स प्लस एल्फा को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर पुट करेंगे और फिर डिवीजन में जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर में अगर हमारे पास साइन एक्स और नीचे में कॉस एक्स माइनस एल्फा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर में कॉस एक्स और नीचे में
कॉस एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, सेम यही मेथड है। डिनोमिनेटर को हमें छोटा रखना है, तो डिनोमिनेटर को हमने छोटा रखा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन था। एक और टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हम बस सिंपल सा छोटा सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब उस वाले टाइप को देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एक अदर टाइप में आते हैं कि मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन इस टाइप का है, ऊपर में साइन एक्स का टर्म है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का टर्म है ना, और हमें इससे इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हम ये ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो, जितना छोटा हो उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है ना। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम क्या क्या ट्राई करते हैं कि जितना छोटा हो उतना सही है हमारे लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, तो क्या हम इस फंक्शन को या नीचे वाले पार्ट को और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, है ना। कर सकते हो 1/√2 से डिवाइड करो तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो हम इसी वाले पार्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। तो नीचे में हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इस तरफ डी एक्स है ना। अब ये सोचो कि अगर यही टर्म ऊपर में होता तो हम क्या करते हैं, है ना। अगर यही टर्म ऊपर में होता या नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर में बन जाए, जैसे हमने ये वाला किया था एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो अगर ये पैटर्न फॉर्म हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है। फिर से वही अप्रोच, हमें ये पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, आपस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऊपर में हमारे पास क्वेश्चन में साइन एक्स है, तो अगर हम एक साइन एक्स यहाँ पे लिखें तो ऊपर में हमारे पास एक साइन था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 साइन एक्स लिखा तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो हम यहाँ पे बाहर में 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। अब ये करने से फायदा क्या हो गया, अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉस एक्स को ऐड कर रहे हैं और कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, बस ये एक मेथड है जो आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस सोचने का तरीका है। किसी ने इस तरीके से सोचा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली, है ना। तो हम वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये देखो 1/2, और अब हम अगर इसको यहाँ से अलग अलग ब्रेक करें तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप में ये फंक्शन हमारा रिड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये दोनों पार्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, तो इसको हम, और ये हाफ कंप्लीटली बाहर है ना। तो अब हम इसको दोनों अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा dx, और इस वाले पार्ट को हम फिर से लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। एनसीईआरटी बुक में भी ये सेम क्वेश्चन था। तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। और यहाँ पे देखो नीचे वाले पार्ट को अगर हम t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, ये सिंपली इसी फॉर्मेट का है ना। तो नीचे वाले पार्ट को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। और देखो सेम टाइप का फंक्शन ऊपर में बस माइनस टाइम्स है, तो हमने एक माइनस मल्टीप्लाई किया डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये 1/x माइनस ln t प्लस सी, लेकिन अपना आंसर हम t के टर्म में नहीं छोड़ सकते,
तो ln और t के जगह पे फिर से क्या पुट कर देंगे, sin x प्लस cos x, है ना। और जब भी ln के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे हम मॉड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी भी यूज नहीं की, बस हमने एक सिंपल सा प्लस माइनस का टर्म ऐड किया और हाफ से डिवीजन किया है, ठीक है। तो ये हाफ यहाँ भी मल्टीप्लाई है, हाफ यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये सब में हाफ का टर्म है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पे भी, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें, ऊपर में अगर साइन एक्स का टर्म हो, नीचे अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का टर्म हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ऊपर कॉस एक्स हो, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का टर्म हो, ठीक है। तो ये सेम टाइप का पैटर्न है, बस ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। कभी ऐसा प्लस के फॉर्म में देखे ऊपर में हो तो देखो कि क्या हम प्लस माइनस करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, वरना हमारे पास ऑलरेडी जो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं उस मेथड में से अगर कोई अप्लाई हो रहा है तो हम उसको यूज कर लेंगे, जरूरी नहीं कि हम यही मेथड यूज करें, है ना। जो मेथड तुम्हें यहाँ पे बताया जा रहा है जरूरी नहीं कि उस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिर्फ वही मेथड है। अपने तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, सोच सकते हो कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें कि वो बेटर तरीके से सॉल्व हो पाए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी प्रोसेस में जा रहा है जिसका मतलब हमें वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उतना टाइम हम इसमें देने की जरूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन का अप्रोच तुम्हारा अलग हो सकता है ना, किसी और का कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें वो मेथड सीखना है जिसमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो और हम उसको बेटर तरीके से लिख भी पाए, है ना। तो बस इंटीग्रेशन का पर्पस बस यही है कि क्वेश्चन टाइम कम लगे और कितने फास्ट हम उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसके पहले भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो ये बस ये एक्सरसाइज सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि डिफरेंट अदर टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होमवर्क कुछ भी नहीं है, बस आपको यही चीज़ रिवाइज करना है, देखना है, उसको समझना है, और इसके पहले के जितने मेथड हमने सीखे हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करके अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जब हम नेक्स्ट आगे वाले पार्ट पे मूव करें तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। बेसिक फंक्शन हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन सब चीज़ों को लिखने में, है ना। जैसे 1/t का क्या होता है, और जितने भी हमारे पास वो लिस्ट वाले फॉर्मूले थे तो वो लिस्ट हमेशा याद होनी चाहिए। अब इसके आगे जो कुछ है वो अलग मेथड है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप फिर से रिवीजन करो सब कुछ, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।